हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव स्पीड क्लासेस। देव स्पीड क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो एग्रीगेट डिमांड यूनिट का थर्ड चैप्टर है, जिस थर्ड चैप्टर का नाम है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। ये एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का वन शॉट है। एग्रीगेट डिमांड यूनिट के ऑलरेडी 2 चैप्टर्स के वन शॉट मैं आपके सामने ला चुका हूं। उन वन शॉट्स को भी आप लोग जरूर देखना। जिस फर्स्ट वन शॉट में मैंने आपको समझाया है एग्रीगेट डिमांड चैप्टर का टोटली इंट्रोडक्शन कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है क्या, एमपीसी, एपीसी, एमपीएस, एपीएस वगैरह वगैरह, उस चैप्टर में जितनी भी बातें होती हैं वो सारी की सारी बातें मैंने वन शॉट के थ्रू कंप्लीट की हैं। सेकंड, मैंने इनकम डिटर्मिनेशन का भी आपको वन शॉट समझाया था। उस वन शॉट में मैंने आपको टोटली कंसेप्ट समझाया था कि हम इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल को कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर एडीएस से ज्यादा है या कम है तो इन्हें इक्वल लाने का क्या तरीका होगा, अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है या कम है तो उन्हें भी इक्वल लाने का क्या तरीका होगा, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे के सारे कंप्लीटेड टॉपिक्स, इवन उसके वर्किंग के साथ। राइट, तो ये एग्रीगेट डिमांड यूनिट का थर्ड चैप्टर है, जिस थर्ड चैप्टर का नाम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, और ये भी इसकी वन शॉट है। तो इस वीडियो को भी आप स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। आज के ही इस वन शॉट में हम इस चैप्टर को टोटली कंप्लीट करेंगे। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड है क्या। देखिए, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है कि जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, राइट, यानी कि जब डिमांड ज्यादा हो रही है इन कंपैरिजन ऑफ सप्लाई। राइट, इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में है। राइट, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में है, यानी प्रोड्यूसर को जितना सामान बेचना चाहिए, जितना सामान बनाना चाहिए, वो उतना सामान इकोनॉमी को देखते हुए बना रहा है। उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए वो उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। तो यानी प्रोड्यूसर के थ्रू ना तो एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कमी है, ना प्रोडक्शन में कोई भी कमी है। उसके बावजूद भी कंज्यूमर्स के थ्रू, राइट, चीजें खरीदने की या फिर प्रोडक्ट परचेज करने की प्लानिंग बहुत ज्यादा हो रही है। गवर्नमेंट के थ्रू चीजें खरीदने की, प्रोडक्ट परचेज करने की प्लानिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इवन फर्म्स भी, राइट, फर्म्स के थ्रू भी चीजें खरीदने की, प्रोडक्ट को परचेज करने की प्लानिंग ज्यादा हो रही है। तो अब होगा क्या? तो ये ही सिचुएशन बताती है कि यहां एक्चुअली में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रही है इन कंपैरिजन ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड। राइट, यानी कि इतना पैसा खर्च करने की आपको कोई जरूरत नहीं है जितने पैसे को खर्च करने की आप लोग प्लानिंग कर रहे हो। तो एक्सेस डिमांड का मतलब ही सीधा सीधा सा सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। राइट, कि जब हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है तब भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रही है एग्रीगेट सप्लाई से। तो हमेशा याद रखना कि इस केसेस में जब भी लोगों के थ्रू प्लानिंग ज्यादा की जा रही है चीजें खरीदने की, तो उस केस में क्या होगा, प्रोड्यूसर के थ्रू अपनी एम्प्लॉयमेंट और अपनी प्रोडक्शन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे है, वो अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज नहीं करेगा। राइट, यानी कि लोगों के थ्रू डिमांड ज्यादा अराइज हो रही है। राइट, लेकिन अब अगर प्रोड्यूसर ये सोचे कि लोग डिमांड ज्यादा अराइज कर रहे हैं, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज करूं, तो ऐसा नहीं होगा। राइट, प्रोड्यूसर के थ्रू भी प्लानिंग की जाएगी, प्रोड्यूसर भी स्मार्ट है, प्रोड्यूसर के थ्रू प्लानिंग की जाएगी कि वो अपने आउटपुट और अपनी एम्प्लॉयमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो यानी कि जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आती है तब तब महंगाई की बात आती है, तब तब प्राइस के ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाता है। राइट, हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब क्या होता है कि महंगाई का बढ़ना, चीजों की कीमतों का इंक्रीज होना। राइट, तो इन्हीं सब टॉपिक को मैंने अपने बोर्ड पे भी कुछ लिखा हुआ है। आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। एक्सेस डिमांड किस बात को शो करता है कि एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई।
इट इज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड इट शो इन्फ्लेशनरी गैप। ये सिचुएशन है इन्फ्लेशनरी प्रेशर का। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मीनिंग होता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कीमतों को बढ़ाता है और ये शो करता है इन्फ्लेशनरी गैप को। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। इन्फ्लेशनरी गैप मींस एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड, राइट। एक्चुअली में जितनी प्लानिंग की जा रही है चीजों को खरीदने की वो ज्यादा है, राइट। प्लान्ड एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड, आपको इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कंज्यूमर्स के थ्रू, फर्म्स के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, इन तीनों के ही थ्रू एक्चुअली में प्लानिंग बहुत ज्यादा की जा रही है अपने खर्चों को करने की। तो होगा क्या, डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी, राइट। इस ग्राफ के थ्रू आप चीजें समझने की कोशिश करना। हमने एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। यहां पे हमारी क्या आती है, एडी और एएस। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। इस पॉइंट पे आके एडी कर्व और एएस कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये पॉइंट बताता है कौन सा लेवल, इक्विलिब्रियम का लेवल एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, राइट। ये इक्विलिब्रियम का लेवल है, यानी कि इस पॉइंट पे ये दोनों के दोनों आपस में, कंज्यूमर्स भी और प्रोड्यूसर्स भी आपस में एक दूसरे की सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करते हैं। लेकिन हुआ क्या, ध्यान से आप देखना, लोगों के थ्रू डिमांड ज्यादा अराइज हो रही है। डिमांड ज्यादा अराइज होने का मतलब क्या है कि इस लेवल पे पहुंचने के बावजूद भी कंज्यूमर्स या फर्म्स या फिर गवर्नमेंट अपना खर्चा खर्च करने की प्लानिंग ज्यादा कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो गैप अराइज हो रहा है, यानी कि ये तो एक हमारा एग्रीगेट डिमांड है। अब अगर ये एग्रीगेट डिमांड है तो एक और नया एग्रीगेट डिमांड कर्व तैयार होगा। तो एक और नया एग्रीगेट डिमांड कर्व अगर तैयार हम करते हैं तो ये इस तरफ ऐसे ऐसे करके एग्रीगेट डिमांड कर्व बना। इस एग्रीगेट डिमांड कर्व ने इस एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करा, राइट। तो यानी कि हमें अगर लोगों की डिमांड को पूरा करना होगा, लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं अपना पैसा खर्च करने की, उनकी डिमांड को पूरा करना होगा। तो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए यहां से अगर मैं कैसे ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये लाइन इस बात को शो करती है, पहले हमारी इनकम ओ से लेके ओ वाई थी। अब क्या होगा कि लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें अपनी यहां से लेके यहां तक एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करना पड़ेगा, आउटपुट को भी जनरेट करना पड़ेगा। अब और अगर एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट जनरेट करेंगे और ज्यादा माल बेचेंगे तो लॉजिकली बात है हमारी इनकम तो अपने आप इंक्रीज होनी ही होनी है। लेकिन इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे है, तो हम यहां से लेके यहां तक नहीं जाएंगे, इसे यहां पे ही रहने देंगे। प्रोड्यूसर्स के थ्रू अपने आउटपुट और अपनी एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डाला जाएगा, वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाएगा। कीमत बढ़ाएगा तो डेफिनेटली ये जो गैप है, ये गैप शो करता है इन्फ्लेशनरी गैप। यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या हो गया, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। इस एग्रीगेट डिमांड में मैंने एक चीज लिखी हुई है सी प्लस आई, और एडी1 में आ रहा है सी प्लस आई प्लस डेल आई। तो डेल आई का मतलब क्या है कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, राइट। क्योंकि मैंने लिखा हुआ है कि एक्सेस डिमांड का क्या इंपैक्ट पड़ता है, आउटपुट के ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कीमत बढ़ेगी। तो लॉजिकली बात है अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा तो कीमतें तो प्रोडक्ट की बढ़ेंगी ही, चीजें महंगे रेट से बिकनी चालू हो जाएंगी, लोग उतावले हो रहे हैं, लोग बावले हुए पड़े हैं पैसा खर्च करने के लिए। तो यानी कि अब उनकी डिमांड को देखते हुए डेफिनेटली जो चीजें पहले मान लो 10 रुपीज के रेट से बिकती थी, लोग उन्हीं चीजों को ही परचेज करने के लिए ज्यादा डिमांड अराइज कर रहे हैं। तो उन्हीं चीजों की ही कीमत 10 से 12 भी होगी, 12 से 14 भी होगी, 14 से 15 भी होगी। अब 15 होने के बावजूद भी अगर डिमांड पे इंपैक्ट नहीं पड़ता, तब जाके प्रोड्यूसर सोचेगा कि मैं अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड करके अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता हूं। लेकिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से पहले वो डेफिनेटली उन सभी चीजों की कीमत बढ़ाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि क्या कीमतें बढ़ाने से भी डिमांड के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, कि भाई महंगाई तो मैंने कर दी, तो मेरे थ्रू महंगाई करने पे भी क्या लोग बाग मेरी चीजें खरीदने आ रहे हैं। अगर आएंगे, अगर कंसिस्टेंटली आएंगे, कंसिस्टेंटली डिमांड बढ़ेगी, तब जाके वो आने वाले टाइम में सोचेगा कि हाँ ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करने चाहिए, थोड़ी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है ज्यादा माल बना के फिर उस ज्यादा माल को भी ज्यादा महंगे रेट से बेचा जाएगा। तो लॉजिकली बात है प्रोड्यूसर तो अपना प्रॉफिट कमा ही लेगा, राइट। अब है क्या, एक्सेस डिमांड अराइज होती क्यों है। सबसे पहला पॉइंट आता है राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंज्यूमर्स के थ्रू अपनी कंजप्शन, राइट,
कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज किए जा रहे हैं। कंज्यूमर ये चीज सोच रहा है कि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जा रही है वो अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करता हुआ चल रहा है। रिडक्शन इन टैक्सेस, अगर टैक्सेस के रेट कम कर दिए जाएंगे, अगर गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी चीज को खरीदने के लिए टैक्सेस के रेट कम कर दिए जाएंगे तो डेफिनेटली वो चीजें, कोई फर्म हो या फिर कोई भी कंज्यूमर हो, उसे खरीदने में वो चीजें सस्ती पड़ेंगी तो वो उन सब चीजों को वो ज्यादा परचेज करेगा। तो लॉजिकली बात है, डिमांड अराइज होगी ही होगी। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट के थ्रू अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज किए जाएंगे, लोग बाग उतावले हुए पड़े हैं, अपना बहुत सा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो अगर लोग बाग धीरे धीरे पैसा खर्च करते हुए चल रहे हैं तो सरकार भी पैसा खर्च करती हुई चल रही है। सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अननेसेसरी पैसा खर्च करना स्टार्ट कर देगी तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए अपना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। तो डेफिनेटली अगर कंज्यूमर के थ्रू ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। आज टोल टैक्स के रेट इतने ज्यादा हाई क्यों हुए हैं? गवर्नमेंट ने डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत 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 पॉजिटिवली ध्यान दिया है, लेकिन टोल टैक्स के रेट्स भी कोई कम नहीं है। इवन टोल टैक्स के रेट्स पहले से लेके आज धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के थ्रू अगर टैक्सेस के रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो भी लोगों के ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, राइट। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट ने अपने खर्चों को बढ़ाया, राइट, तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स ने भी अपने खर्चों को ज्यादा किया। तो इसीलिए अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है तो डिमांड भी ज्यादा अराइज हो रही है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहे हैं। कोई भी फर्म है, कोई भी प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी ने एक बात देखी कि अगर मुझे कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना है, उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए अगर उसे लोन भी लेना पड़ जाए, प्रोडक्शन फर्म को अगर कोई लोन भी लेना पड़ जाए, उस लोन को लेने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, और उस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को अगर कोई वो फर्म कहीं भी इन्वेस्ट करती है तो वहां इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा तो फैक्ट बात है, राइट, प्रोडक्शन फर्म के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज किए जा रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज किए जाएंगे तो होगा क्या? लोगों की डिमांड बढ़ेगी, राइट। तो यानी कि डिमांड के बढ़ने के पीछे रीजन यही है, लोग अपना खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, सरकार ने टैक्स के रेट कम कर दिए, खुद सरकार ही अपना पैसा ज्यादा खर्च कर रही है, प्रोड्यूसर्स के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा इनकर्ड किए जा रहे हैं, इंपोर्ट, लोग बाहरी देश से कोई भी चीजें परचेज नहीं कर रहे क्योंकि बाहरी देश से चीजें खरीदनी बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही हैं, तो इंडिया में ही उन सभी चीजों को डोमेस्टिक प्राइस से परचेज किया जा रहा है। तो अगर इंडिया में ही चीजें परचेज की जाएंगी तो फैक्ट बात है उन सब चीजों की डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। राइज इन एक्सपोर्ट, लोग बाहरी देश में अपने इंडिया डोमेस्टिक गुड्स को इंडिया से बाहर बेचने के लिए अगर वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं तो वो ये देख रहे हैं कि इंडिया में ये चीजें सस्ते रेटों से बिक रही हैं, इंडिया से बाहर ये सब चीजें महंगे रेटों से बिक रही हैं, तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी क्योंकि लोग उसे प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहे हैं। तो अगर जितना ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उतनी ज्यादा चीजें इंडिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्शन के इंक्रीज हो जाने से उन सभी प्रोडक्ट को परचेज किया जाएगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, राइट। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, सरकार को अपना खर्चा पूरा करने के लिए, अगर लोन बड़ी आसानी से मिल जाए, राइट, सरकार को अपना खर्चा पूरा करने के लिए अगर लोन बड़ी आसानी से मिल जाए या नई करेंसी प्रिंट करने की बात आ जाए तो फैक्ट बात है गवर्नमेंट के थ्रू होगा क्या, इजिली अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा या फिर कोई भी लोन का अमाउंट है वो इजिली अगर मिल गया तो फैक्ट बात है सरकार उस लोन को लेकर, सरकार के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा अगर इजिली बढ़ता जा रहा है, सरकार को उस लोन को इन फ्यूचर चुकाने में कोई भी मान लो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है और गवर्नमेंट को वो लोन बहुत इजीली मिलता जा रहा है। तो यानी कि हमारी गवर्नमेंट का जो भी पैसा फाइनेंशियली तौर पे अगर गवर्नमेंट के पास आता है तो वो डेफिनेटली डेफिसिट ही जाएगा, सरकार के ऊपर लोन चढ़ता चला जाएगा और इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। तो अगर सरकार को या सरकार के पास अगर वो अमाउंट बहुत ज्यादा क्रिएट होता चला जाएगा तो सरकार को उस पैसे को खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो अगेन डेफिसिट फाइनेंसिंग भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को ही अराइज करता है और एक्सेस डिमांड से क्या इंपैक्ट पड़ता है? आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे है। एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे है, लेकिन हाँ प्राइस पे जरूर इंपैक्ट पड़ेगा। प्राइस
क्या इंक्रीज हो जाएगा, राइट। क्योंकि प्रोड्यूसर ऑलरेडी जानता है कि मैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हूं, मैं जितना माल बना सकता था या बनाने के केपेबल हूं या फिर जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना माल बना भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी राइट कंज्यूमर्स के थ्रू उन्हें खरीदने की प्लानिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसलिए अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज होती है तो आउटपुट नो चेंज, एम्प्लॉयमेंट नो चेंज, लेकिन प्राइस इंक्रीज होगा, राइट। तो ये सारी की सारी सिचुएशन एक्सेस डिमांड की थी। जस्ट इसी का ही अपोजिट डेफिसिट डिमांड होता है। अब चलते हैं डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन के ऊपर, राइट। ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जिस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डेफिसिट डिमांड, राइट। कि डेफिसिट डिमांड के केस में क्या होता है, डिमांड अगर कम होती है तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, राइट। आओ स्टार्ट करते हैं। देखिए डेफिसिट डिमांड शो करता है कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है, राइट। कि यानी कि लोगों के थ्रू, दैट मींस कंज्यूमर्स, फर्म्स या फिर गवर्नमेंट के थ्रू पैसा खर्च करने की प्लानिंग कम हो रही है इन कंपैरिजन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि कोई भी प्रोडक्शन फर्म ज्यादा माल बेचने के लिए एग्री है, ज्यादा माल बेचने के लिए केपेबल है, लेकिन कंज्यूमर्स के थ्रू इतनी डिमांड अराइज नहीं हो रही, उनकी प्लानिंग ही नहीं है कि वो इन फ्यूचर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, राइट। तो ये डेफिनेटली शो करेगा डेफ्लेशनरी प्रेशर या फिर डेफ्लेशनरी गैप को। डेफ्लेशनरी प्रेशर या फिर डेफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है कि जब प्रोड्यूसर को अपनी चीजें थोड़े कम रेट से बेचनी पड़ जाएं, राइट। क्योंकि प्रोड्यूसर ने ऑलरेडी अपनी प्लान इन्वेंट्री को ज्यादा कर लिया है, प्रोड्यूसर ने बहुत ज्यादा माल बना के तैयार कर लिया, अपनी प्रोडक्शन को वो ऑलरेडी तैयार कर चुका था, लेकिन कंज्यूमर्स के थ्रू इतनी डिमांड अराइज नहीं हुई। तो अब होगा क्या, प्रोड्यूसर के थ्रू अपनी प्लान इन्वेंट्री को निकालने के लिए अपनी चीजों की कीमतें कम करनी होगी और अपनी फर्दर प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि फर्दर प्रोडक्शन को वो कम करेगा, राइट। तो यानी कि अगर प्रोडक्शन कम होगी तो डेफिनेटली उसका एम्प्लॉयमेंट पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, उसे एम्प्लॉयमेंट को भी कम करनी होगी। तो डेफिसिट डिमांड हमेशा से आउटपुट को भी कम करता है और एम्प्लॉयमेंट को भी कम करता है और उसके साथ साथ कीमतों को भी कम करता है, प्राइस लेवल को भी कम करता है, राइट। डेफिसिट डिमांड या और डेफिसिट डिमांड किस चीज को शो करता है, डेफ्लेशनरी प्रेशर या फिर डेफ्लेशनरी गैप। डेफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड, राइट। यानी जितनी डिमांड अराइज करने की जरूरत है एक्चुअली में उससे भी कम डिमांड अराइज हो रही है। इन्हीं सब बातों को मैंने इस ग्राफ के थ्रू समझाया हुआ है। ये आप देख सकते हो कि ये एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, राइट। यहां पे क्या था कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे एडी और एएस आपस में क्या हुए, इंटरसेक्ट हुए। तो इस पॉइंट को नाम दिया गया इक्विलिब्रियम पॉइंट का, राइट। यानी कि इस पॉइंट पे आके बायर और सेलर दोनों के दोनों सेटिस्फाइड है अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। हुआ क्या, कंज्यूमर्स के थ्रू इतनी डिमांड अराइज नहीं हो रही। हाँ, अगर मैं आपसे बार बार बोलूं एग्रीगेट डिमांड कम है तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब ही क्या है, कंज्यूमर, फर्म्स और गवर्नमेंट ये तीनों के तीनों इन फ्यूचर पैसा खर्च करने के लिए प्लानिंग कम से कम कर रहे हैं, राइट। हमें इस चैप्टर के अंदर इवन गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर पे भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। एग्रीगेट डिमांड के लिए हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की हेल्प से भी इन सब चीजों को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं आपसे यहां ये कहता हूं कि यहां एग्रीगेट डिमांड हमारी कम है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंज्यूमर्स या कोई भी फर्म इतना पैसा खर्च करने की प्लानिंग नहीं कर रहे। तो यानी कि ये वाला पॉइंट तो वो पॉइंट था जिस पॉइंट पे दोनों के दोनों सेटिस्फाइड थे, राइट, कंज्यूमर्स भी और प्रोडक्शन फर्म भी। लेकिन इस वाले पॉइंट का मतलब क्या है कि कंज्यूमर्स के थ्रू इतना पैसा खर्च करने की प्लानिंग अराइज नहीं हो रही, तो वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट यहां तक की ही डिमांड अराइज कर रहे हैं। तो यानी कंज्यूमर्स के थ्रू जितनी डिमांड अराइज की जा रही है उतनी सप्लाई एक प्रोड्यूसर के थ्रू भी अराइज की जा रही है। अगर कंज्यूमर इतनी डिमांड अराइज करता है तो यानी प्रोड्यूसर भी कैपेबल है इतना माल बेचने के लिए, राइट। तो यानी कि अगर इतना माल ही सिर्फ वो बेच पा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि कंज्यूमर के थ्रू इतनी डिमांड अराइज नहीं हो रही। तो होगा क्या, ये जो गैप अराइज हो रहा है यहां से लेके यहां तक का या यहां से लेके यहां तक का, इस गैप को हम लोग नाम देते हैं, जिस गैप की लाइन मैंने यहां से लेके यहां तक ड्रॉ की हुई है, तो यहां से लेके यहां तक का जो गैप है या फिर यहां से लेके यहां तक का जो गैप है, इस गैप का नाम दिया जाता है डेफ्लेशनरी गैप का। डेफ्लेशनरी गैप का मतलब सीधा सा ये है कि ये गैप शो करता है कि अब अपनी चीजों की
कीमत कम कर दी जाए, प्रोडक्शन फर्म के थ्रू जो प्रोडक्शन फर्म माल बनाती है उसके थ्रू अपनी चीजों को थोड़ा सस्ते रेट से बेचा जाए कि ताकि उसके पास जो प्लान इन्वेंट्री है वो अपने प्लान इन्वेंट्री को फर्दर सोल्ड कर सके और फर्दर अपनी कोई भी प्रोडक्शन को इंक्रीज ना करे, इवन डिक्रीज करे, राइट। तो यानी कि ओ वाई, ये ओ वाई क्या थी, इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम। अब होगा क्या कि इस वाले पॉइंट तक ही कंज्यूमर के थ्रू डिमांड अराइज होगी, यानी इस वाले पॉइंट तक ही कंज्यूमर प्लानिंग कर रहा है पैसा खर्च करने की। तो मतलब क्या है कि अगर मैं यहां से कैसे ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दूं तो यानी प्रोड्यूसर के द्वारा पहले आउटपुट यहां से यहां तक हो रहा था, यहां से यहां तक की उसने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रखी थी, राइट। अब जब यहां से लेकर यहां तक वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था, यहां से लेकर यहां तक उसने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की हुई थी, तो उसकी इनकम भी इतनी इतनी हो रही थी। अब होगा क्या, कंज्यूमर्स के थ्रू इतनी डिमांड अराइज नहीं हो रही तो आउटपुट यहां से लेकर यहां तक कम होगा, एम्प्लॉयमेंट यहां से लेकर यहां तक कम होगी, इवन प्राइसेस को भी कम करना होगा। तो अगर कीमतें कम हो जाएंगी तो प्रोड्यूसर की इनकम भी घट जाएगी। तो इस लेवल को नाम दिया जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। तो यानी कि प्रोड्यूसर एक अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएगा, उससे इतनी प्रोडक्शन करने की कोई जरूरत नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लोगों के थ्रू डिमांड ही कम अराइज हो रही है। इवन जो उसने प्लान इन्वेंट्री सेव कर रखी थी उसकी प्लान इन्वेंट्री भी घटेगी, और प्लान इन्वेंट्री कम होने का मतलब क्या है कि उसके पास जो उसने माल बना के तैयार कर रखा उसका वो माल बना रह जाएगा। तो यानी कि उसे अपने उस माल को निकालने के लिए, उस प्लान इन्वेंट्री को सोल्ड करने के लिए उस प्लान इन्वेंट्री की कीमतों को घटाकर उसे बेचना पड़ेगा, थोड़े सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा, और वो फर्दर कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, कोई भी प्रोडक्शन को अराइज नहीं करेगा, इवन घटाएगा। अब वो इतना इतना माल बनाएगा ही नहीं। अब जब वो इतना माल बनाएगा ही नहीं तो उसकी एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगी। तो उस केस में आउटपुट भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और प्राइस का लेवल भी कम होगा। अब अगर डेफिसिट डिमांड अराइज होती भी है तो इसके पीछे रीजन क्या है, लोगों के थ्रू खर्चा कम से कम अराइज हो रहा है, गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट इंक्रीज कर रखे हैं इसलिए डेफिसिट डिमांड अराइज हो रही है, सरकार के थ्रू कहीं भी पैसा खर्च नहीं किया जा रहा कि ताकि लोग उन सब चीजों के ऊपर अपना पैसा खर्च करें, राइट। प्रोडक्शन फर्म के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज नहीं हो रहे। मान लो ऐसा आप लोग बोल सकते हो कि प्रोडक्शन फर्म को कोई भी माल बनाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, और लोन लेने के लिए गवर्नमेंट ने या फिर कोई भी बैंक ने इंटरेस्ट के रेट बहुत हाई किए हुए हैं, और उस लोन के अमाउंट को लेके प्रोडक्शन फर्म अगर उस लोन के अमाउंट को अगर लेती भी है तो लोन का अमाउंट इन्वेस्ट करके उसे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इतने ज्यादा नहीं मिल रहे, तो डेफिनेटली वो अपना पैसा खर्च करने में इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि भैया एक तो अमाउंट प्रोडक्शन फर्म के पास नहीं है, उस अमाउंट को कहीं लगाने के लिए लोन लेना पड़ेगा, लोन लेने के बाद उस पर ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज भी ज्यादा देना पड़ेगा, और जो अमाउंट वो कोई भी प्रोडक्शन फर्म इन्वेस्ट करेगी उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स भी कोई इतने खास नहीं है, तो वो पैसा खर्च करेगी नहीं। राइज इन इंपोर्ट, राइट, इंपोर्ट क्या इंक्रीज हो रहे हैं, बाहरी देशों से माल ज्यादा खरीदा जा रहा है, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक गुड्स को या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, राइट। तो यानी कि ये रीजंस हैं डेफिसिट डिमांड के अराइज होने के। डिमांड कम क्यों हो रही है, क्योंकि बाहरी देश से ही चीजें खरीदी जा रही हैं, कोई भी इंडिया से कोई माल खरीदने के लिए क्या तैयार नहीं है। फॉल्स इन एक्सपोर्ट, फॉल्स इन एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि बाहरी देश में कोई भी माल बेचा नहीं जा रहा, राइट। तो ये कुछ रीजंस थे जिन रीजंस की ही थ्रू हमें समझाया गया है कि डेफिसिट डिमांड अराइज क्यों होती है। इंपैक्ट मैंने आपको समझा दिया, डेफिसिट डिमांड का मीनिंग क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं इसी वीडियो के या इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो लास्ट टॉपिक हमें समझाता है, सिखाता है कि अगर एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है या डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करना है तो इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाएगा, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है कि हम एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि हमें एक्सेस डिमांड को सही करना है, यानी कि कंज्यूमर्स और फर्म्स के थ्रू ज्यादा पैसा खर्च करने की प्लानिंग की जा रही है, तो उनकी प्लानिंग को कम करना पड़ेगा भाई। तो अगर उनकी प्लानिंग को हमें कम करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट के थ्रू जो पैसा खर्च किया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर, लॉज एंड डिफेंस के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है, वो पैसा खर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अनप्रोडक्टिव वर्क्स के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना, राइट। अननेसेसरी अमाउंट खर्च नहीं करना, जिस खर्चे को खर्च करने से कंज्यूमर्स के थ्रू
अपना पैसा खर्च करने की प्लानिंग की जा रही थी। तो राइट, तो गवर्नमेंट के थ्रू उतना ही पैसा खर्च किया जाना चाहिए जो पैसा खर्च करना जरूरी है, जो पैसा खर्च करना रिलायबल है। राइट, तो गवर्नमेंट को अपने खर्चों को ही कम करना होगा, टैक्सेस के रेट बढ़ाने होंगे। सीधी सी बात है, लोग बाग उतावले हुए पड़े हैं अपना पैसा खर्च करने के लिए, तो एक काम करो, टैक्स के रेट बढ़ा दो। अगर टैक्स के रेट बढ़ा दोगे तो लोगों का खर्चा बढ़ेगा, तो लोगों का एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो वो खुद सोचेंगे कि भैया अब हम इतनी डिमांड राइज नहीं कर रहे। डिक्रीज इन मनी सप्लाई, राइट, मनी सप्लाई, दुनिया भर में जितने भी लोग हैं सबके पास पैसा है, सभी लोगों के पास पैसा है, यानी कि सभी लोगों को मनी इजिली अवेलेबल हो पा रही है। अब लोगों को पैसा इजिली अवेलेबल कहां से होगा? बैंक से। राइट, किसी भी इंसान को अगर पैसे की मान लो जरूरत है तो वो कहां जाएगा? बैंक के पास जाएगा, बैंक में जाएगा, बैंक से वो क्या लेगा? लोन ले लेगा। तो यानी कि अगर एक पर्सन बैंक से लोन ले लेगा तो यानी भारत के अंदर मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी। अब उसी मनी की सप्लाई को ही कम करना है, तो उस मनी की सप्लाई को कम करने का क्या तरीका होगा? बैंक रेट इंक्रीज किए जाएं। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे कोई भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है अपनी लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए। राइट, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? बैंक रेट का। राइट, कि कोई भी कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक ने बैंक से लोन ले लिया, उसे अपनी लंबे समय की कोई भी जरूरतें थी उसे पूरा करने के लिए। अब होगा क्या? अब अगर कोई कमर्शियल बैंक से लोन लेगा तो बैंक से लोन लेने पे कमर्शियल बैंक आम जनता को फर्दर लोन देगा, कमर्शियल बैंक आम जनता को फर्दर लोन देगा। तो जो रेट आरबीआई कमर्शियल बैंक से चार्ज करेगा उससे ज्यादा रेट से कमर्शियल बैंक आम जनता को लोन देगा। राइट, अब होगा क्या? अब अगर आरबीआई इस बैंक के रेट को इंक्रीज कर देगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो लोन देगा उस लोन को देने में बैंक रेट इंक्रीज कर देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक से ज्यादा चार्ज करेगा। अब अगर कमर्शियल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा तो उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक आम जनता को लोन देगा, और जनता एग्री नहीं होगी लोन लेने के लिए। सीधी सी बात, अब अगर जनता के ऊपर लोन का प्रेशर बढ़ेगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट का प्रेशर बढ़ेगा, तो डेफिनेटली जनता उस लोन के अमाउंट को राइज नहीं करेगी, और अगर जनता लोन का अमाउंट राइज नहीं करेगी तो अपने आप ही एक्सेस डिमांड घटेगा। लोगों के पास पैसा बहुत है, वो पैसा खर्च करना इजिली चाह रहे हैं, तो अब लोगों के पास जो पैसा है उस पैसे को कम करवाओ कि बैंक के पास जाके लोग पैसा उधार ना ले पाए, तो यानी कि बैंक लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करे। यही प्रोसेस है आरबीआई का। तो आरबीआई बैंक रेट इंक्रीज कर देगा, रेपो रेट इंक्रीज कर देगा। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट से कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है अपने शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए। शॉर्ट टर्म नीड्स का मतलब होता है एक छोटे से ड्यूरेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब अगर अगेन आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर देगा तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन नहीं ले पाएगा। अब अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन नहीं ले पाएगा तो कमर्शियल बैंक आम जनता को भी लोन नहीं दे पाएगा। राइट, आगे चलते हैं। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का इंक्रीज होना। रिवर्स रेपो रेट के इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि कमर्शियल बैंक जो भी अपना सरप्लस कमाता है, कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस का वो पार्ट आरबीआई के पास जमा करा देता है। अब अगर आरबीआई उस सरप्लस के ऊपर कमर्शियल बैंक को ज्यादा रेट से इंटरेस्ट पे करेगा तो कमर्शियल बैंक अपने उस सरप्लस के अमाउंट को आम जनता को नहीं देगा लोन की फॉर्म में। राइट, क्योंकि कमर्शियल बैंक को तो सीधी सी एक बात है, कमर्शियल बैंक को तो क्या अपना प्रॉफिट कमाना है, अपना इंटरेस्ट कमाना है। तो अगर कमर्शियल बैंक को अपना प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट कमाना है तो उस इंटरेस्ट या उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कमर्शियल बैंक अपने उस पैसे को यूज करेगा, चाहे जनता को दे या फिर आरबीआई को दे। लेकिन आरबीआई के पास अगर वो जमा करता है तो आरबीआई उसे उस अमाउंट पे ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है। राइट, तो आरबीआई के थ्रू रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करने से भी एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में आप जानते हो। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिस ऑपरेशन में आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट, पब्लिक और स्टेट गवर्नमेंट, राइट, और कमर्शियल बैंक इनकी सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। देखिए, सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? अगर एक आम जनता के पास अपनी कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई भी अपनी एसेट्स है तो उस एसेट्स या उस प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स उस आम जनता के लिए उसकी सिक्योरिटी मानी जाती है। राइट, अगर किसी भी आम जनता को किसी भी बैंक से लोन लेना होता है तो बैंक अगर लोन देता है तो लोन देने से पहले उस आम पब्लिक से उसकी सिक्योरिटी के फॉर्म में कोई चीजें अराइज करता है, यानी कि उस आम जनता के पास अगर कोई भी अपनी एसेट्स है तो वो अपनी एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स किसी कमर्शियल बैंक के पास जमा कराए और कमर्शियल बैंक से लोन ले ले। राइट, तो मेरे कहने का मतलब है जैसे कि आप मान लो मुथूट फाइनेंस होता है,
कोई भी पर्सन मुथूट फाइनेंस से अगर कोई भी लोन लेता है तो मुथूट फाइनेंस वाले उन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं और लोन प्रोवाइड करने के अगेंस्ट में उसी आम जनता का गोल्ड अपने पास गिरवी रखवा लेते हैं, तो उस गोल्ड को भी एक तरीके से सिक्योरिटी का नाम दिया जाएगा, राइट। अब यहां हो क्या रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में कहा जा रहा है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या है कि आरबीआई के पास लोगों की सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं, लोगों की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को आरबीआई लोगों को फर्दर रिटर्न करेगा, फर्दर वापस करेगा और फर्दर वापस करके अपना पैसा उस आम जनता से रिटर्न ले लेगा। यानी कि आरबीआई लोगों की सिक्योरिटीज को बेचकर अपना पैसा रिटर्न लेगा और अपना पैसा रिटर्न लेके अगेन लोगों के पास वो पैसा कम पड़ जाएगा। अब अगर लोगों के पास पैसा कम होगा तो लोग ज्यादा डिमांड अराइज नहीं कर सकते, राइट। आगे चलते हैं, इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशो एक वो रेशो होता है जो रेशो आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को ये अलाउ किया जाता है कि अगर किसी भी कॉमर्शियल बैंक के पास जो भी इनिशियल डिपॉजिट होगा या कॉमर्शियल बैंक के पास कोई भी अगर अमाउंट डिपॉजिट होगा तो वह उस अमाउंट का समथिंग परसेंट पार्ट लोन के लिए यूज नहीं कर सकता। जैसे कि किसी कॉमर्शियल बैंक के पास 1 लाख रुपीस अवेलेबल है और उस 1 लाख का मान लो 20% अराइज किया गया है कि 20% उसे कॉमर्शियल बैंक को अपने लीगल रिजर्व में ही क्रिएट करना है, तो लीगल रिजर्व रेशो हो गया 20%, तो 1 लाख का 20% हो गया 20,000। तो कॉमर्शियल बैंक उस 20,000 रुपए को यूज नहीं करेगा लोन देने के लिए, कॉमर्शियल बैंक के थ्रू सीधा सीधा 1 लाख में से 20,000 माइनस करके 80,000 के अमाउंट को ही यूज किया जाएगा आम जनता को लोन देने के लिए। अब अगर उस लीगल रिजर्व रेशो को क्या होगा, मैंने लिखा क्या है, इंक्रीज। तो यानी कि अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से ये कहता है कि मैं इस लीगल रिजर्व रेशो को अब इंक्रीज कर रहा हूं, पहले मैंने 20% किया हुआ था, आज मैं उसे 30% करता हूं, तो होगा क्या, कॉमर्शियल बैंक के पास पहले 80,000 रुपीज अवेलेबल थे लोन देने के लिए, लेकिन अब कॉमर्शियल बैंक के पास सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपीज ही अवेलेबल होंगे लोगों को लोन देने के लिए। तो अगेन जब कॉमर्शियल बैंक के पास ही इतना पैसा नहीं होगा तो वो आम जनता को लोन क्या देगा, राइट। इसीलिए लीगल रिजर्व रेशो में भी 2 टाइप के रेशो आते हैं, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सीआरआर और एसएलआर ये कहता क्या है, सीआरआर उस एलआरआर का वो पार्ट होता है जो पार्ट कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपना जमा करा देता है, रखवाता है, और एसएलआर वो पार्ट होता है जो पार्ट खुद कमर्शियल बैंक इन फ्यूचर अपने लिए यूज करेगा। तो अभी अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया कि अगर 1 लाख का 20% एलआरआर है और वो 20% 20,000 बनता है, तो 20,000 का मान लो आधा सीआरआर और आधा एसएलआर, तो 20,000 का आधा 10,000 सीआरआर 10,000 एसएलआर, तो वो 10,000 जो सीआरआर के हैं कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास जमा करा दिए और जो एसएलआर के 10,000 रुपए हैं वो कमर्शियल बैंक इन फ्यूचर अपने काम के लिए यूज करेगा। अब अगर सिमिलरली यही अगर 20,000 से 30,000 हो जाएंगे तो सीआरआर पहुंच जाएगा 15,000, एसएलआर पहुंच जाएगा 15,000। तो यानी कि पहले कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास एज अ सीआरआर के 10,000 रुपीज डिपॉजिट करा रहा था, अब वो 15,000 कराएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब बातें सीआरआर और एसएलआर की तो बातें बहुत बात की हैं, अगर लीगल रिजर्व रेशो ही इंक्रीज हो गया तो कमर्शियल बैंक के पास इतना अमाउंट नहीं होगा कि वो लोगों को लोन दे सकता है। इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, इस बात को बड़ी ध्यान से सुनना। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी कमर्शियल बैंक अगर आम जनता को लोन देता है तो लोन देने से पहले अपना मार्जिन फिक्स करते हुए चलता है। जैसे कि एक पर्सन है, एक पर्सन किसी कमर्शियल बैंक के पास जाता है और वो पर्सन कमर्शियल बैंक से कहता है कि जी हमें 1 लाख का लोन चाहिए। कमर्शियल बैंक के पास मार्जिन रिक्वायरमेंट मान लो 30% है, या चलो 30% तो नहीं 20% है, राइट। तो अगर कमर्शियल बैंक के पास मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है तो इसका मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक उस पर्सन से कहेगा कि अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन लेना है तो 1 लाख के लोन का मतलब यह है कि 1 लाख का लोन हम आपको तब देंगे जब आप हमें 1,20,000 रुपए की सिक्योरिटी दे सकते हो। तो अगर वो पर्सन कहता है कि जी नहीं मेरे पास तो 1,20,000 रुपए तक की सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास तो 1 लाख तक का मैं आपसे लोन लेने के लिए आया हूं और मेरे पास 1 लाख तक की ही सिक्योरिटी है, तो 1 लाख को
20 यानी 1 लाख को 120 से डिवाइड किया जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मे बी 85 या 84,000 के आसपास अमाउंट आएगा। तो कमर्शियल बैंक कहेगा कि अगर आपको 1 लाख का लोन लेना है तो 1 लाख का लोन लेने के लिए आपको राइट हमें सिक्योरिटी 1,20,000 की देनी पड़ेगी। अब अगर आप हमें 1,20,000 की सिक्योरिटी नहीं दे सकते, सिर्फ 1 लाख तक की ही सिक्योरिटी दे सकते हो, तो हम आपको 1 लाख का लोन नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी 1 लाख रुपीस की सिक्योरिटीज पे जो प्रिंसिपल अमाउंट बनता है, जो अमाउंट बनता है वो 80-85,000 के आसपास बनता है। हम आपको 80-85,000 का ही लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर यही मार्जिन रिक्वायरमेंट का रेट 20 से 30% हो जाए तो अब इसी 1 लाख को डिवाइड किया जाएगा 130% से। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर वही पर्सन 1 लाख का लोन लेने के लिए आया था तो अब उससे जो सिक्योरिटी, अब उसके पास 1 लाख तक की सिक्योरिटी भी नहीं है। अब अगर मान लो वो पर्सन 1 लाख का लोन लेने के लिए आया है तो अब उसे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी 1,30,000 की, और उसके पास 1,30,000 तक की सिक्योरिटी है ही नहीं, उसके पास 1 लाख तक की सिक्योरिटी है। अब अगर वो 1 लाख तक की सिक्योरिटी देने के लिए एग्री होता है तो 1 लाख डिवाइड बाय 130 इंटू 100, तो जो अमाउंट बनेगा, मान लो 79,000 बने, 78,000 बने, तो 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी पे उस पर्सन का लोन का अमाउंट कितना हो गया? 78 या फिर 77 या फिर 80,000 के आसपास। तो मेरे आपसे मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट के इंक्रीज हो जाने से पहले उस पर्सन को लोन मिल पा रहा था 85 या फिर 84,000 के आसपास या फिर 86,000 के आसपास, अब उसे वही लोन मिल पा रहा है 78 या 75 या फिर 77,000 के आसपास, जो भी अमाउंट बैठेगा। तो अगेन उसका लोन का अमाउंट घट गया। अब जब वो पहले तो लोन ले पा रहा था 85,000, अब लोन ले पा रहा है 78,000 के आसपास, तो फैक्ट बात है उसका लोन का अमाउंट 7,000 से कम हो गया। तो होगा क्या? अगेन एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगा, एक्सेस डिमांड सही होगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के इंक्रीज हो जाने से भी एक्सेस डिमांड को सही किया जा सकता है। लास्ट आता है मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन का मतलब क्या होता है? लोगों को एडवाइस किया जाए कि भैया लोन मत लो। लोगों को लोन लेने के लिए क्या किया जाए? डिस्करेज किया जाए, प्रोत्साहित ना किया जाए। उतना ही अमाउंट लो जितने अमाउंट तक की आपको जरूरत है, उससे ज्यादा अमाउंट मत लो। आरबीआई के थ्रू कमर्शियल बैंक्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं कि आपको अब आम जनता को लोन प्रोवाइड नहीं करना, उनकी जरूरतों को देखते हुए या उनकी सिक्योरिटीज को देखते हुए आपको उन्हें कम से कम लोन का अमाउंट प्रोवाइड करना है। उन्हें डिस्करेज करना है कि आम जनता कमर्शियल बैंक से लोन ना ले पाए, राइट। तो ये सब के सब तरीके हैं कि जिन तरीकों से एक्सेस डिमांड को सही किया जा सकता है। जस्ट ये इसका उल्टा है। डेफिसिट डिमांड को सही करने के लिए यहां सरकार अपने खर्चों को कम कर रही थी, यहां सरकार अपने खर्चों को इंक्रीज करे, टैक्स का रेट डिक्रीज कर दे, मनी की भी सप्लाई को इंक्रीज कर दे। मनी की सप्लाई को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि बैंक रेट भी भैया कम कर दे। सीधी सी एक बात है, कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई से कोई भी लोन लेता है तो आरबीआई उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज ना करे, कमर्शियल बैंक इजीली आरबीआई से लोन ले ले और कमर्शियल बैंक उसी अमाउंट को आम जनता को लोन की फॉर्म में दे दे, तो आम जनता के पास भी खूब सारा पैसा आ जाएगा। ऐसे ही रेपो रेट डिक्रीज कर दे, रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज कर दे। रिवर्स रेपो रेट कम करने का मतलब क्या है कि जो भी कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस के अमाउंट को आरबीआई के पास जमा कराता है, अब आरबीआई उस अमाउंट पे उसे इतना खास ब्याज नहीं दे रहा, तो कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस के अमाउंट को आरबीआई के पास जमा कराएगा क्यों? कमर्शियल बैंक तो अपना वो सरप्लस अमाउंट यूज करेगा लोगों को ही फर्दर लोन देने के लिए। तो होगा क्या? कमर्शियल बैंक लोगों को अगर फर्दर लोन देगा, लोगों के पास पैसा आएगा, जैसे लोगों के पास पैसा आएगा लोग अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, राइट। क्योंकि लोग बाग डिमांड अराइज नहीं कर रहे, डेफिशिएंट डिमांड है। अगर डिमांड डेफिशिएंट है तो उनकी डिमांड को तो पूरा किया जाएगा। तो वो उनकी डिमांड के थ्रू, अगर उनकी डिमांड को बढ़ाना है तो उनकी जेब में पैसा डालो। ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी सीधी सी बात यही है, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। लोगों की जो भी सिक्योरिटीज हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उनके पास प्रॉपर्टी या एसेट्स हैं, उनके सभी एसेट्स या फिर प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स आरबीआई अपने पास परचेज करेगा और उन्हें अपने पास लेकर लोगों को लोन प्रोवाइड कर देगा। लोगों के पास पैसा आ जाएगा, उस पैसे को वो लोग खर्च करेंगे और अपनी डिमांड को पूरा करेंगे। सिमिलरली वही लीगल रिजर्व रेशो, ये भी इसका उल्टा है। आरबीआई कमर्शियल बैंक से कहता है कि भाई चलो ठीक है, आप पहले एलआरआर में पैसा ट्रांसफर करते थे 20%, अब आप एक काम करो पैसा ट्रांसफर कर लो 15%। तो अगर पहले कमर्शियल बैंक के पास 80,000 रुपीज थे लोगों को लोन देने के लिए, अब उसके पास 85,000 रुपीज अवेलेबल होंगे लोगों को लोन देने के लिए। तो ये सब तरीके हैं कि हम एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डेफिसिट डिमांड को कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली यही मार्जिन रिक्वायरमेंट का भी केस है। मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर
आरबीआई कमर्शियल बैंक से ये कहती है कि आपको अपना 20% या फिर 30% तक का मार्जिन लेके चलना है। अब आप उसी मार्जिन को 30% से लेके 10% कर दो। तो सीधी सी बात, अगर 1% 1 लाख का, तो 1 लाख का लोन लेने के लिए आया और उसे 1 लाख का लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक कहेगा कि आपको सिक्योरिटी 1,10,000 तक की देनी पड़ेगी, राइट। और अगर वो पर्सन कहता है जी नहीं, मेरे पास 1,10,000 तक की सिक्योरिटी नहीं है, 1 लाख तक की ही मेरे पास सिक्योरिटी है, तो कोई इशू नहीं है। अब उस 1 लाख को डिवाइड किया जाएगा 110 इंटू 100 से। मान लो 92 या फिर 93,000 के आसपास अगर अमाउंट आता है, तो पहले अगर यही मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% था, तो वो लोन ले पा रहा था 1 लाख तक की सिक्योरिटी देके 78, 77 या फिर 79,000 के आसपास। लेकिन अब वो यही मार्जिन रिक्वायरमेंट के कम हो जाने से वो उस 1 लाख की सिक्योरिटी पे ही लोन ले पा रहा है 92 या फिर 93,000 के आसपास या फिर 91,000 के आसपास। तो अगेन उसके पास पैसा आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इन सभी पॉइंट्स के थ्रू आप डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हो। मॉरल सुएजन का मतलब अगेन वही, लोगों को एनकरेज किया जाए कि लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन लें और अपनी जरूरतों को पूरा करें, कि ताकि लोगों के पास अगर पैसा होगा तो लोगों के पास पैसा होने से लोग अपने उस पैसे को यूज करेंगे और अपनी डिमांड पूरी करेंगे, अपनी प्लान एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे। तो जितनी प्लान एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे उतने प्रोडक्ट भी इन फ्यूचर आगे चल के प्रोड्यूस होंगे। प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, राइट। तो ये सब तरीके थे एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के, राइट। तो इस वीडियो के थ्रू, इस वन शॉट के थ्रू मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, डेफिसिट डिमांड का मीनिंग क्या होता है और इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप है क्या। इन सभी बातों को आप डेफिनेटली इस वन शॉट के थ्रू जरूर समझ चुके होंगे। अब चलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के पास, जिस नई वीडियो में, जिस नए वन शॉट में मैं आपको समझाऊंगा एक नए टॉपिक को, एक नए वीडियो को, राइट। तो मेरे इस एग्रीगेट डिमांड के वन शॉट को, इनकम डिटरमिनेशन चैप्टर के वन शॉट को आप लोग जरूर देखना, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड के वन शॉट को आप जरूर देखना। इन तीनों वन शॉट को देखने से आप डेफिनेटली अपने 12 या फिर 14 मार्क्स डेफिनेटली गेन करोगे, राइट। अब मैं आपके सामने बहुत जल्द लाने वाला हूं गवर्नमेंट बजट का वन शॉट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का वन शॉट, फॉरेन एक्सचेंज का वन शॉट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो या इंडियन इकोनॉमिक्स हो, इन सभी चैप्टर्स के वन शॉट आपके सामने बहुत जल्द आएंगे और आप अपनी इकोनॉमिक्स को बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना, राइट, बेस्ट से बेस्ट उसे तैयार करना और अपने एग्जाम को बेस्ट से बेस्ट दे के आना, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।